नमस्कार सभी को ईपीके कैपिटल के डीप डाइव वीडियो में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम हर दिन एक कंपनी का विश्लेषण करते हैं जो बेंजामिन ग्राहम की सिक्योरिटी एनालिसिस पर आधारित है। आज हम वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। वॉल्ट डिज्नी कंपनी, जिसकी स्टॉक कीमत लगभग $112 के आसपास है, कई निवेशक एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या अब हाउस ऑफ माउस में निवेश करने का सही समय है? आइए जानते हैं डिज्नी की वर्तमान स्थिति, वित्तीय सेहत और भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इन सब के बारे में विस्तार से। कंपनी और इसकी नेतृत्व टीम। वॉल्ट डिज्नी कंपनी सिर्फ कोई साधारण मनोरंजन कंपनी नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक साम्राज्य है जो पिछले एक सदी से बचपन की यादों और सांस्कृतिक अनुभवों को आकार दे रहा है। 16 अक्टूबर 1923 को भाइयों वॉल्ट और रॉय डिज्नी द्वारा डिज्नी ब्रदर्स कार्टून स्टूडियो के रूप में स्थापित की गई इस कंपनी ने एलिस कॉमेडीज बनाने के एक साधारण अनुबंध से शुरुआत की थी। गैरेज में शुरू हुई उस साधारण शुरुआत से डिज्नी आज दुनिया के सबसे बड़े मनोरंजन समूहों में से एक बन चुका है। आज कंपनी की कमान बॉब आइगर के हाथ में है, जो नवंबर 2022 में एक संक्षिप्त सेवानिवृत्ति के बाद सीईओ के रूप में लौटे। आइगर डिज्नी के शीर्ष पद के लिए नए नहीं हैं। उन्होंने पहले 2005 से 2020 तक सीईओ के रूप में कार्य किया। इस दौरान उन्होंने डिज्नी को कई बड़े अधिग्रहणों के माध्यम से बदल दिया, जिनमें 2006 में पिक्सर, 2009 में मार्वल, 2012 में लुकास फिल्म और 2019 में 21वीं सेंचुरी फॉक्स शामिल हैं। उनकी वापसी तब हुई जब बोर्ड ने उनके द्वारा चुने गए उत्तराधिकारी बॉब चैपेक को कंपनी के सामने आ रही विभिन्न चुनौतियों के बीच पद से हटा दिया। आइगर के नेतृत्व में डिज्नी कई प्रमुख क्षेत्रों के माध्यम से काम करता है। डिज्नी एंटरटेनमेंट, मूवीज और स्ट्रीमिंग, ESPN, स्पोर्ट्स कंटेंट और डिज्नी एक्सपीरियंस, जिसमें थीम पार्क, क्रूज लाइंस और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स शामिल हैं। कंपनी की विशाल बौद्धिक संपदा में दुनिया की सबसे मूल्यवान मनोरंजन फ्रेंचाइजी शामिल है, मिकी माउस और डिज्नी क्लासिक्स से लेकर मार्वल सुपर हीरोज, स्टार वॉर्स और पिक्सर एनिमेशन तक। 10 वर्षों की वित्तीय प्रदर्शन की कहानी, विकास और चुनौतियों का सफर। आइए उन आंकड़ों में गहराई से उतरते हैं जो पिछले दशक में डिज्नी की वित्तीय कहानी बयां करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि कंपनी ने जहां शानदार विकास किया है, वहीं निवेशकों के लिए समझने योग्य महत्वपूर्ण चुनौतियां भी सामने आई हैं। राजस्व में वृद्धि। डिज्नी ने दीर्घकालिक ठोस विकास दिखाया है, जिसमें 2015 में $52.5 अरब से बढ़कर 2024 में $91.4 अरब का राजस्व हुआ है, जो 6.36% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR को दर्शाता है। हालांकि यह विकास पूरी तरह से सुचारू नहीं रहा है। कंपनी को कोविड-19 महामारी के दौरान एक बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा। थीम पार्कों के बंद होने और सिनेमा घरों के शटडाउन के कारण 2020 में राजस्व घटकर $65.4 अरब रह गया। लाभप्रदता की चुनौतियां। लाभ की तस्वीर और भी जटिल कहानी बयां करती है। जहां डिज्नी ने 2015 में $8.4 अरब का शुद्ध लाभ कमाया था, वहीं हाल के वर्षों में स्थितियां अधिक चुनौतीपूर्ण रही हैं। कंपनी ने वास्तव में 2020 में $2.9 अरब का नुकसान दर्ज किया था और पहले जैसी लाभप्रदता के स्तर पर लौटने के लिए संघर्ष किया है। 2024 में $5 अरब की कमाई की है। यह 2024 में प्रति शेयर आय $2.72 को दर्शाता है, जो अभी भी 2018 में हासिल किए गए $8.40 प्रति शेयर आय से कम है। आरएंड प्रबंधन। डिज्नी की वित्तीय संरचना पिछले दशक में नाटकीय रूप से बदल गई है। कुल ऋण 2015 में $17.3 अरब से बढ़कर 2024 में $49.5 अरब हो गया। हालांकि महामारी के दौरान यह $62 अरब से भी अधिक के शिखर पर पहुंच गया था। आर्न से संपत्ति अनुपात वर्तमान में 25.2% है, जो प्रबंधनीय है, लेकिन 2015 के 19.7% अनुपात की तुलना में यह एक महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। मार्जिन पर दबाव। शुद्ध लाभ मार्जिन में काफी गिरावट आई है, जो 2015 में 16% से घटकर 2024 में 5.4% रह गया है। यह डिज्नी द्वारा स्ट्रीमिंग की ओर संक्रमण, बढ़ती कंटेंट लागत और उसके थीम पार्क व्यवसाय की पुनर्प्राप्ति में आने वाली चुनौतियों को दर्शाता है। तकनीकी विश्लेषण। चार्ट हमें तकनीकी दृष्टिकोण से क्या बताते हैं? डिज्नी के शेयर का चार्ट संघर्ष और संभावित पुनर्प्राप्ति दोनों की दिलचस्प कहानी बयां करता है।
शेयर वर्तमान में $112 और 25 सेंट पर ट्रेड कर रहा है, जो अपने 52 सप्ताह के न्यूनतम $81 और 72 सेंट और उच्चतम $124 और 1 सेंट के बीच स्थित है। पिछले 10 वर्षों में डिज्नी ने जबरदस्त उतार चढ़ाव देखे हैं। यह $201 और 91 सेंट के शिखर तक पहुंचा, लेकिन महामारी के दौरान बिकवाली में $69 और 32 सेंट के निचले स्तर तक भी गिर गया। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI फिलहाल 31.9 पर है, जो संकेत देता है कि शेयर ओवरसोल्ड क्षेत्र के करीब पहुंच रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह वहां नहीं पहुंचा है। यह तटस्थ से थोड़ा ओवरसोल्ड रीडिंग संकेत कर सकती है कि यदि सकारात्मक कारक सामने आते हैं तो ऊपर की ओर मूवमेंट की संभावना हो सकती है। देखने के लिए मुख्य तकनीकी स्तरों में समर्थन लगभग $85 और 81 सेंट पर है, जो 52 सप्ताह के न्यूनतम से थोड़ा ऊपर है, और प्रतिरोध लगभग $117 और 81 सेंट पर है, जो 52 सप्ताह के उच्चतम के करीब है। शेयर की वर्तमान स्थिति यह दर्शाती है कि यह एक समेकन चरण में है, जो भविष्य की चालों के लिए एक आधार बना सकता है। दीर्घकालिक प्रदर्शन को देखते हुए डिज्नी के शेयर धारकों ने पिछले 10 वर्षों में केवल 11.56% की कुल वापसी प्राप्त की है। इस अवधि के दौरान यह व्यापक बाजार की तुलना में काफी कम प्रदर्शन है। यह कमजोर प्रदर्शन कंपनी द्वारा अपने परिवर्तन के दौरान झेली गई विभिन्न चुनौतियों को दर्शाता है। बेंजामिन ग्राहम मूल्यांकन, एक मूल्य निवेशक का दृष्टिकोण। मूल्य निवेश के जनक बेंजामिन ग्राहम के प्रसिद्ध मूल्यांकन सूत्र को लागू करने पर डिज्नी के वर्तमान मूल्यांकन के बारे में कुछ गंभीर अंतर्दृष्टियां मिलती हैं। ग्राहम नंबर सूत्र का उपयोग करते हुए, जो प्रति शेयर आय और प्रति शेयर बुक वैल्यू को 22.5 से गुणा कर उसका वर्गमूल निकालता है, डिज्नी का आंतरिक मूल्य लगभग $58 और 1 सेंट आता है, जबकि स्टॉक $112 और 25 सेंट पर ट्रेड कर रहा है। इसका अर्थ है कि ग्राहम के सतर्क मूल्य निवेश सिद्धांतों के अनुसार डिज्नी वर्तमान में लगभग 93.5% अधिक मूल्यांकित है। ग्राहम सूत्र डिज्नी की 2024 की प्रति शेयर आय $2 और 72 सेंट और प्रति शेयर बुक वैल्यू $55 का उपयोग करता है। ग्राहम के मानकों के अनुसार यह महत्वपूर्ण अधिक मूल्यांकन जरूरी नहीं कि डिज्नी को एक खराब निवेश बनाता है, लेकिन यह जरूर दर्शाता है कि निवेशक वर्तमान परिसंपत्ति मूल्यों की तुलना में भविष्य की विकास संभावनाओं के लिए प्रीमियम चुका रहे हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि बेंजामिन ग्राहम का दृष्टिकोण एक अलग युग के लिए बनाया गया था, और यह डिज्नी के आधुनिक बौद्धिक संपदा और ब्रांड संपत्तियों के मूल्य को पूरी तरह से नहीं दर्शाता। हालांकि यह समझने के लिए एक उपयोगी आधार प्रदान करता है कि स्टॉक की कीमत पारंपरिक मूल्य मानकों से कितनी दूर जा चुकी है। बुल केस, चुनौतियों के बावजूद आशावाद के कारण। ऐसे कई ठोस कारण हैं जिनकी वजह से निवेशक डिज्नी के भविष्य की संभावनाओं को लेकर आशावादी बने हुए हैं। स्ट्रीमिंग में परिवर्तन, डिज्नी का डायरेक्ट टू कंज्यूमर व्यवसाय सुधार के आशाजनक संकेत दिखा रहा है। कंपनी को उम्मीद है कि उसके स्ट्रीमिंग सेगमेंट में मार्जिन में महत्वपूर्ण विस्तार होगा। अनुमानों के अनुसार मार्जिन वित्त वर्ष 2024 में 0% से बढ़कर वित्त वर्ष 2028 तक 13% से अधिक हो सकता है। डिज्नी प्लस ने हाल ही में सबसे ताज़ा तिमाही में 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर जोड़े हैं, और आगामी ESPN डायरेक्ट टू कंज्यूमर लॉन्च से उम्मीद है कि प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व में साल दर साल 25% की वृद्धि होगी। पार्क्स की रिकवरी और विस्तार। थीम पार्क व्यवसाय, जो डिज्नी की कुल आय का लगभग 40% उत्पन्न करता है, लगातार मजबूत प्रदर्शन दिखा रहा है। कंपनी विस्तार में भारी निवेश कर रही है, जिसमें वित्त वर्ष 2026 में 2 नए क्रूज शिप्स की शुरुआत शामिल है, जिनसे $1 अरब से अधिक की आय होने की उम्मीद है। पार्क्स ने मजबूत बुकिंग ट्रेंड्स और मूल्य निर्धारण की क्षमता के साथ लचीलापन दिखाया है, जिसे डिज्नी की बेजोड़ बौद्धिक संपदा पोर्टफोलियो का समर्थन प्राप्त है। बेजोड़ कंटेंट पोर्टफोलियो, डिज्नी की कंटेंट लाइब्रेरी उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बनी हुई है। इसमें 20,000 से अधिक फिल्में और टीवी शो शामिल हैं, जिनमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, स्टार वॉर्स, पिक्सर एनिमेशन और क्लासिक डिज्नी प्रॉपर्टीज शामिल हैं। यह कंटेंट थिएटर रिलीज, स्ट्रीमिंग, मर्चेंडाइज और थीम पार्क आकर्षणों के माध्यम से कई राजस्व स्रोत प्रदान करता है। कंटेंट निर्माण में गुणवत्ता को मात्रा से ऊपर रखने पर कंपनी का फोकस मार्जिन में सुधार लाने की उम्मीद है, साथ ही दर्शकों की भागीदारी भी बनी रहेगी।
वित्तीय अनुशासन के तहत बॉब आइगर की वापसी के नेतृत्व में डिज्नी ने महत्वपूर्ण लागत कटौती उपाय लागू किए हैं, जिससे इसकी स्ट्रीमिंग बिजनेस में तिमाही परिचालन आय में $1 अरब का सुधार हुआ है। कंपनी ने अपना डिविडेंड भी फिर से शुरू किया है और $3 अरब के शेयर बायबैक प्रोग्राम को मंजूरी दी है, जो उसकी वित्तीय रिकवरी में विश्वास का संकेत है। बियर केस, चुनौतियां और चिंताएं। डिज्नी को महत्वपूर्ण प्रतिकूल परिस्थितियां हैं जिन्हें निवेशक नजरअंदाज नहीं कर सकते। कॉर्ड कटिंग में तेजी। डिज्नी का पारंपरिक लीनियर टीवी व्यवसाय, खासकर ESPN, कॉर्ड कटिंग ट्रेंड्स के कारण लगातार दबाव में है। 2011 से अब तक ESPN ने 1.3 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर खो दिए हैं, जो लगभग 10 करोड़ से घटकर 8.7 करोड़ से भी कम रह गए हैं। यह गिरावट डिज्नी के सबसे लाभदायक सेगमेंट्स में से एक को प्रभावित करती है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से ESPN ने सालाना लगभग $4 अरब का नकद मुनाफा दिया है। स्ट्रीमिंग प्रतिस्पर्धा। स्ट्रीमिंग का परिदृश्य लगातार अधिक प्रतिस्पर्धी और महंगा होता जा रहा है। डिज्नी को नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, एप्पल टीवी प्लस और कई अन्य प्लेटफॉर्मों से मुकाबला करना पड़ता है। साथ ही उसे ओरिजिनल कंटेंट में भारी निवेश भी करना होता है। कंपनी की कंटेंट पर खर्च अब भी काफी अधिक है और स्ट्रीमिंग में लाभप्रदता हासिल करने के लिए सब्सक्राइबर ग्रोथ बनाए रखते हुए लागतों पर नियंत्रण जरूरी है। आर्थिक संवेदनशीलता। डिज्नी का बिजनेस मॉडल आर्थिक मंदी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। आर्थिक दबाव के दौरान थीम पार्क में आने वाले लोगों की संख्या और स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन दोनों में गिरावट आ सकती है, जबकि कंपनी की उच्च स्थायी लागतें ऐसे समय में उसके खिलाफ परिचालन लाभांश पैदा करती हैं। कंटेंट थकान। डिज्नी की प्रमुख फ्रेंचाइजियों को लेकर संभावित थकान को लेकर चिंताएं हैं। कुछ विश्लेषकों को चिंता है कि स्टार वॉर्स और मार्वल ब्रांड अत्यधिक टीवी शोज और फिल्मों के कारण कमजोर हो गए हैं, जिससे उपभोक्ता भावना पर असर पड़ा है। यह भविष्य में कंटेंट के प्रदर्शन और संबंधित मर्चेंडाइज बिक्री को प्रभावित कर सकता है, जो महत्वपूर्ण विवादों और बाजार में स्थिति से जुड़ा है। हाल ही में डिज्नी ने फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस के साथ एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विवाद को लगभग 2 वर्षों तक संभाला। यह विवाद 2020 में तब शुरू हुआ जब डिज्नी ने फ्लोरिडा के पेरेंटल राइट्स इन एजुकेशन एक्ट की आलोचना की, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य ने डिज्नी के विशेष स्वशासनाधिकार को रद्द कर दिया, जो पिछले 50 वर्षों से लागू थे। हालांकि मार्च 2024 में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हो गया, जिससे कानूनी लड़ाइयां समाप्त हो गईं और डिज्नी अपने व्यापार संचालन पर ध्यान केंद्रित कर सका। हालांकि इस विवाद ने अनिश्चितता और कानूनी खर्चों को जन्म दिया, लेकिन समाधान ने एक महत्वपूर्ण बाधा को दूर कर दिया, जिसने निवेशकों को डिज्नी और फ्लोरिडा, जहां वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड स्थित है, के संबंधों को लेकर चिंतित कर रखा था। बाजार की स्थिति के लिहाज से डिज्नी अब भी एक वैश्विक मनोरंजन अग्रणी है, जिसकी गतिविधियां 6 महाद्वीपों में फैली हुई हैं। कंपनी के थीम पार्क कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, पेरिस, टोक्यो, हांगकांग और शंघाई में स्थित हैं, जो भौगोलिक विविधता प्रदान करते हैं, जबकि इसकी सामग्री कई वितरण चैनलों के माध्यम से दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचती है। निवेश निष्कर्ष। एक संतुलित दृष्टिकोण। इन सभी कारकों का विश्लेषण करने के बाद डिज्नी एक जटिल निवेश परिदृश्य प्रस्तुत करता है, जिसमें आपके निवेश की समय सीमा और जोखिम सहिष्णुता पर सावधानीपूर्वक विचार करना आवश्यक है। कंपनी स्पष्ट रूप से संक्रमण के दौर से गुजर रही है। ये पारंपरिक लीनियर टीवी से स्ट्रीमिंग की ओर बढ़ रही है, जबकि अपने मुख्य थीम पार्क व्यवसाय को बनाए रख रही है। यह परिवर्तन निकट भविष्य में महत्वपूर्ण लागतों और जोखिमों से जुड़ा है, लेकिन डिज्नी की बेजोड़ कंटेंट पोर्टफोलियो और वैश्विक ब्रांड पहचान को देखते हुए यह दीर्घकालिक रूप से बड़े अवसर भी प्रदान करता है। मूल्यांकन के दृष्टिकोण से पारंपरिक मानकों जैसे कि बेंजामिन ग्राहम फॉर्मूला के आधार पर डिज्नी महंगा प्रतीत होता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि निवेशक वर्तमान संपत्ति मूल्यों के बजाय भविष्य की वृद्धि के लिए भुगतान कर रहे हैं। हालांकि कंपनी की अनूठी बौद्धिक संपदा और बाजार में उसकी स्थिति कुछ प्रीमियम मूल्यांकन को उचित ठहरा सकती है। तकनीकी दृष्टि से देखें तो स्टॉक एक समेकन चरण में है, जिसमें लगभग $85 पर समर्थन और $118 के पास प्रतिरोध की संभावना है। RSI का 31.9 का स्तर यह दर्शाता है कि स्टॉक अत्यधिक खरीदा नहीं गया है, जिससे यदि सकारात्मक कारक सामने आते हैं तो ऊपर की ओर बढ़ने की गुंजाइश बनी रहती है।
निवेशकों के लिए डिज्नी उन लोगों को आकर्षित कर सकता है जो कंपनी की अपनी स्ट्रीमिंग परिवर्तन को सफलतापूर्वक संभालने और अपनी कंटेंट की बढ़त का लाभ उठाने की क्षमता में विश्वास रखते हैं। हालांकि यह निवेश धैर्य की मांग करता है क्योंकि कंपनी मार्जिन दबावों और बदलते मीडिया परिदृश्य में प्रतिस्पर्धी चुनौतियों से जूझ रही है। जोखिम प्रबंधन में अनिश्चितताओं को देखते हुए निवेशकों को पोजीशन साइजिंग पर सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए और कंपनी की रणनीतिक रूपांतरण प्रक्रिया के दौरान निकट भविष्य के प्रदर्शन पर यथार्थवादी अपेक्षाएं रखनी चाहिए। महत्वपूर्ण अस्वीकरण। यह विश्लेषण केवल शैक्षिक और सूचना संबंधी उद्देश्यों के लिए है और इसे व्यक्तिगत निवेश सलाह नहीं माना जाना चाहिए। सभी निवेशों में जोखिम शामिल होता है, जिसमें मूलधन की संभावित हानि भी शामिल है। पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले कृपया अपनी स्वयं की रिसर्च करें और किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने पर विचार करें, जो आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों, जोखिम सहिष्णुता और निवेश उद्देश्यों का मूल्यांकन कर सके। इस विश्लेषण में व्यक्त किए गए विचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित हैं और यह सबसे वर्तमान बाजार स्थितियों या कंपनी के विकास को प्रतिबिंबित नहीं कर सकते हैं। और इस वीडियो के लिए हमारे पास बस इतना ही था। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।